Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, उनके रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशंस के बारे में। पिछले वीडियो में जब हमने कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने बात किया कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के वॉल्व्स के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया हार्ट बीट के बारे में। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में 60 to 100 बीट्स पर मिनट की नॉर्मल हार्ट बीट होती है। हमने ये बात किया कि हार्ट फेलियर कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर होने के कारण क्या है, यानी उनके कॉज क्या है। हार्ट फेलियर बेसिकली तब डेवलप होता है जब हार्ट वीक हो जाए या किसी कारणवश डैमेज हो जाए। हार्ट फेलियर अगर तब भी हो सकता है अगर हार्ट बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाए। हमारे हार्ट में जो मेन पंपिंग चैम्बर होते हैं, यानी जो वेंट्रिकल्स होते हैं, अगर वो स्टिफ हो जाए और उनमें प्रॉपर फीलिंग ना हो पाए दो बीट्स के बीच में, तब हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हार्ट की मसल्स वीक हो जाए या किसी कारण से डैमेज हो जाए तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। किसी भी रीजन से अगर हार्ट के जो हमारे वेंट्रिकल्स, जो मेन पंपिंग ऑर्गन है, अगर वो ओवर स्ट्रेच हो जाए, इतने ज्यादा स्ट्रेच हो जाए कि हार्ट ब्लड को पंप ही ना कर पाए, तो बॉडी की जितनी पूरी मेटाबॉलिक डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। और प्रॉपर पंपिंग ना होने के कारण पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे ये हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, यानी हार्ट की मसल्स वीक हो गई या डैमेज हो गई, वैसे वैसे हार्ट पे डिमांड बढ़ते जाता है कि वो पंप ज्यादा से ज्यादा करे। लेकिन क्योंकि हार्ट की मसल्स वीक है ऑलरेडी, वेंट्रिकल्स स्ट्रेच हो चुके हैं ऐसे पॉइंट तक कि वो पंप नहीं कर सकते, तो ये धीरे धीरे बॉडी में हमारे सर्कुलेशन यानी लैक ऑफ सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और बॉडी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल नहीं हो पाती। इस पिक्चर में हम कुछ जनरल और कॉमन कॉज देख सकते हैं हार्ट फेलियर। जेनेटिक्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग, स्पेसिफिकली चेन स्मोकर्स में, हाइपरटेंशन यानी बीपी बहुत ज्यादा होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे सीएडी भी कहा जाता है, और अल्टीमेटली हार्ट अटैक। ये कुछ कॉमन और जनरल कॉज होते हैं हार्ट फेलियर के। जब भी एक हार्ट का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो एग्जामिनेशन के प्रोसेस के तहत डॉक्टर उसके इजेक्शन फ्रैक्शन यानी एक समय में कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है, ईच बीट में, एक सिंगल बीट में कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है हार्ट से, वो होता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन।
और इजेक्शन फ्रैक्शन से ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट कितना डैमेज है या हार्ट फेलियर को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, और उसी अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिसाइड होते हैं। एक हेल्दी हार्ट में जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो नॉर्मली 50% या 50% से ज्यादा होना चाहिए। यानी एक बार में वेंट्रिकल में जितना ब्लड फिल हो रहा है उससे आधे से ज्यादा या कम से कम आधा यानी 50% तो पंप आउट होना ही चाहिए इच बीट के साथ। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन तो नॉर्मल है बट फिर भी हार्ट फेल हो जाता है। ये तभी होता है अगर हार्ट की मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई, और इस स्टिफनेस के पीछे जो मेन कारण होता है वो जनरली होता है हाई ब्लड प्रेशर। हार्ट फेलियर बेसिकली इन्वॉल्व करता है लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट साइड राइट वेंट्रिकल, या दोनों साइड को इन्वॉल्व कर सकता है। जनरली हार्ट फेलियर शुरू होता है लेफ्ट साइड से, स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो हमारा मेन पंपिंग चैम्बर होता है। हार्ट फेलियर को उनके कॉजेस और कुछ चीजों को लेकर, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को लेकर के उनको 4 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, दूसरा राइट साइडेड हार्ट फेलियर, तीसरा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, और चौथा हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है लंग्स में, जिसके कारण पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है। पेशेंट बहुत जल्दी थकने लगता है, पेशेंट को यह लगता है कि उसे सांस नहीं आ रही। वहीं राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जो फ्लूइड्स का डिपोजिशन होता है वो हमारे एब्डोमेन, लेग्स या फीट में होने लगता है, जिसके कारण बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, स्पेसिफिकली एब्डोमिनल एरिया में, लेग्स में और फीट में। इनमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। ऐसे हार्ट फेलियर में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, यानी उनमें कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं हो रहा है, तो वहां से पंपिंग इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो ये समझ जाना चाहिए कि पंपिंग में प्रॉब्लम है। हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन तो नॉर्मल होता है बट स्टिफनेस के कारण, हार्ट की स्टिफनेस के कारण, जो बेसिकली होता है हाई बीपी के कारण, उसमें जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं पर रिलैक्स नहीं कर पाते, जिससे ये इंडिकेट किया जाता है या हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि वहाँ पे प्रॉपर फीलिंग नहीं हो रही। अगर प्रॉपर फीलिंग नहीं होगी तो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में जिसके कारण हार्ट वीक हो जाता है या डैमेज हो जाता है, जो अल्टीमेटली लीड करता है हार्ट फेलियर। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सीएडी
एक बहुत ही कॉमन है हार्ट डिजीज के टाइप में, और क्योंकि ये हार्ट डिजीजेस कॉज करती हैं, इसीलिए ये अक्सर देखा जाता है कि हार्ट फेलियर के पीछे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का हाथ ज्यादा होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज तब होती है अगर हमारी आर्टरीज में किसी तरह का फैटी डिपॉजिशन हो जाए, जिसे हम प्लाक डिपॉजिशन कहते हैं। क्यों वहाँ प्लाक डिपॉजिट हो चुका है, तो आर्टरीज से जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसी के कारण वहाँ पे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर कभी कोरोनरी आर्टरी में प्लाक डिपॉजिशन इतना ज्यादा हो चुका है कि सडनली वो ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे केसेस में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट। अगर हमारे हार्ट की मसल्स डैमेज हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट अपने पंपिंग सिस्टम में, यानी पंप करने की एबिलिटी उनमें जा चुकी है। हम जानते हैं कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करने और रिलैक्स करने की एबिलिटी होती है। सेम उसी तरीके से अगर हार्ट की मसल्स स्टिफ हो गई है या डैमेज हो गई है, तो उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जैसा हमने पिछली स्लाइड में बात किया कि हो सकता है कि वहाँ जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो जाए और वो हार्ट फेलियर को लीड करे। अगर रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ इजेक्शन फ्रैक्शन तो नॉर्मल होता है, प्रिजर्व्ड होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट हार्ट फेलियर से सफर कर जाता है। कोरोनरी आर्टरी को हम इस पिक्चर से समझते हैं कि इस डिजीज में होता है। हम पहले पिक्चर में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल आर्टरी जहां कुछ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट, लेकिन जब भी कभी बहुत ज्यादा डिपॉजिशन हो जाता है फैटी एसिड्स या फैटी मटेरियल का हमारी बॉडी में और हमारी आर्टरीज में, तब वहाँ प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। प्लाक फॉर्मेशन होने के कारण वहाँ से ब्लड फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, और कभी अगर किसी भी सेकेंड वो आर्टरीज ब्लॉक हो गई, तो ब्लड फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, और ऐसे ही कंडीशन को हम कह सकते हैं कि पेशेंट हार्ट अटैक से सफर कर चुका है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बाद अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, यानी पेशेंट हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट को जरूरत से ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है, यानी उसका जो वर्कलोड होता है वो बढ़ जाता है, सो दैट पूरी बॉडी के जो नीड है वो पूरी हो सके। और बार बार एक्सेसिव लोड लेने के कारण हार्ट में एक्स्ट्रा एक्सर्शन होने लगता है, जिससे वहाँ की जो मसल्स होती है वो स्टिफ होने लगती है या बहुत ही वीक होने लगती है, और प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाते। इस चार्ट में हम समझते हैं ब्लड प्रेशर की कुछ रीडिंग्स के बारे में। ब्लड प्रेशर की दो बेसिक रीडिंग्स होती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अगर किसी को नॉर्मल बीपी है, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए वो 120 mm ऑफ Hg में होना चाहिए, और डायस्टोलिक लेस देन 80 रहना चाहिए। अगर किसी का एलिवेटेड है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है बट वो बहुत हाई रिस्क में नहीं है, तब ऐसे पर्सन का बीपी 120 से 129 के बीच में रहना चाहिए।
और जो डायस्टोलिक है वो लेस देन 80 ही होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के भी 3 स्टेज हम कह सकते हैं कि होते हैं। पहली स्टेज जिसमें जो बीपी सिस्टोलिक बीपी होती है वो 130 से 139 के बीच में रेंज करेगी, और डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच में रेंज करेगी। लेकिन स्टेज 2 यानी हाइपरटेंशन स्टेज 2 में बीपी 140 या उससे हायर चली जाती है, जो कि सिस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक बीपी 90 या उससे ज्यादा होती। अगर 3 स्पेसिफिक रीडिंग्स यानी 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स हमारी 140/90 की एबव आ रही है तो हम पेशेंट को कह सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी लास्ट स्टेज जो होता है हाइपरटेंशन का, उसमें बीपी यानी सिस्टोलिक प्रेशर 180 को भी पार कर जाता है, और जो डायस्टोलिक है वो 120 से एबव चला जाता है। यानी अगर 180/120 से ज्यादा है बीपी तो ऐसे कंडीशन को हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, और इसमें इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन की जरूरत होती है। क्योंकि अगर पेशेंट को हाई बीपी है तो ऐसे केसेस में वहाँ हार्ट की मसल्स स्टिफ हो सकती है और सर्कुलेशन यानी पंपिंग इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है। फिर अब बात करते हैं हार्ट मसल्स के डैमेज के बारे में। हार्ट मसल्स के डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं। कोई डिजीज हो सकती है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से यानी बहुत लंबे समय से अल्कोहल यूज के कारण हो सकता है, किसी भी टॉक्सिक ड्रग के कंजम्पशन के कारण हो सकता है जैसे कोकीन, या कीमोथेरेपी के कारण भी ये हो सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जेनेटिकली कुछ लोगों की हार्ट मसल्स वीक होती है। अगर हार्ट मसल्स वीक तो जो हमारे वेंट्रिकल्स है, जो हमारे मेन पंपिंग चेम्बर्स है, उनसे पंपिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है और ब्लड का फ्लो थ्रू आउट द बॉडी कम हो जाता है। यानी ब्लड की जितनी डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाती। फॉल्टी हार्ट वॉल्व्स ये भी एक रीजन हो सकते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। जैसा हमने अपने पहले वीडियो में बात किया था कि वॉल्व्स का फंक्शन होता है कि वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट में ब्लड को फ्लो कराए, चाहे वो हार्ट से बॉडी की तरफ या बॉडी से हार्ट की तरफ। अगर कभी मल्टी डायरेक्शनल यानी हार्ट के वॉल्व्स के डिसफंक्शन के कारण वहां पे या डैमेज के कारण वॉल्व्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं और जो वहाँ मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल यानी मल्टी डायरेक्शनल इन एंड आउट दोनों होने लग गया है, तब भी हार्ट फेलियर के चांसेस हैं। मायोकार्डाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। मायोकार्डाइटिस बेसिकली तभी होता है जब किसी वायरस से इन्फेक्ट होता है। जैसे कोविड-19 वायरस जब कोई इन्फेक्ट हुआ तो कई पेशेंट्स में ये देखा गया कि वो मायोकार्डाइटिस से सफर कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनकी जो हार्ट की मसल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया और इसी के कारण वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर से सफर करते। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो फ्लूइड डिपोजिशन होने लगता है वो लंग्स में होने लगता है और पेशेंट अल्टीमेटली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से सफर करने लगता है। इस कारण से भी कोविड-19 के पेशेंट्स में ये बहुत ही
कॉमन और प्राइमरी सिम्टम देखा गया था कि वो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होती थी। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिनके साथ बच्चा जन्म लेता है, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। अगर किसी का हार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ या उसके चैम्बर सही से फॉर्म नहीं हुए, तब जो हेल्दी पार्ट है वो उनको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, जिससे एक्सेसिव लोड पड़ता रहता है हार्ट के जो पार्ट्स प्रॉपरली फॉर्म्ड है उनमें, और बार बार एक्सेसिव लोड पड़ने के कारण हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रिदम यानी एरिथमिया। एबनॉर्मल हार्ट रिदम के कारण हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, जिससे जो हार्ट है उसमें एक्स्ट्रा वर्क का लोड पड़ने लगता है, और स्लो हार्ट बीट अगर रहती है तब वो लीड करती है हार्ट फेलियर। कोई और डिजीज यानी कोई लॉन्ग टर्म डिजीज है, यानी या किसी को डायबिटीज है या HIV है या ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव थायराइड है, या बिल्डअप ऑफ आयरन यानी आयरन का डिपोजिशन ज्यादा हो गया, ऐसे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर के केस में। कई बार हार्ट फेलियर बहुत सडन होता है या एक्यूट होता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हार्ट फेल हो जाता है। इनके जो मेजर रीजंस होते हैं वो होते हैं एलर्जिक रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पॉलेंस या किसी भी चीज से अगर पेशेंट को एलर्जी है तो वो उसको सडन हार्ट फेलियर की तरफ ले जा सकते हैं। कोई ऐसी इलनेस जिसने पूरे बॉडी को इफेक्ट किया है, ये कुछ भी हो सकती है। ऐसी इलनेस जिससे हार्ट भी इफेक्ट हुआ है, उससे भी हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। अगर लंग्स में ब्लड क्लॉट हो गया है, अगर लंग्स में ब्लड क्लॉट हुआ है तो जो ब्लड पंप आउट होता है लंग्स हार्ट से, वो लंग्स में सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है और वहाँ क्लॉटिंग होने लगती है, जिसके कारण हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह का अगर इन्फेक्शन है या पेशेंट किसी ऐसे मेडिकेशन में जिसके साइड इफेक्ट है हार्ट फेलियर, तो ऐसे केसेस में भी हार्ट फेलियर हो सकते हैं। या किसी वायरस ने हार्ट की मसल्स को अटैक किया है तो हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, और ये कॉजेस कुछ हो सकते हैं हार्ट फेलियर के। हार्ट फेलियर के कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी हार्ट फेलियर के लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी को हार्ट फेलियर हुआ है, वो क्रोनिक हो सकता है या एक्यूट हो सकता है। ऐसे केसेस में क्या लक्षण देखने को हमें मिलते हैं? सबसे पहला जो लक्षण हमें देखने को मिलता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का, यानी पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में है या पेशेंट एक्टिविटी कोई कर रहा है, तब भी दोनों पोजीशन में उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। बहुत ज्यादा थकान होना यानी फटीग लेवल बहुत हाई होना या वीकनेस होना, ये भी एक साइन एंड सिम्टम होते हैं हार्ट फेलियर की। पैरों में सूजन आना, पंजों में सूजन आना, अगर ऐसा किसी को है तो मोस्टली या तो वो हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर रेनल डिफेक्ट के कारण ये हो सकता है। अगर किसी को लेग्स में स्वेलिंग है तो ये पॉसिबल सिम्टम हो सकते हैं हार्ट फेलियर के।
कोई भी अगर एक्सरसाइज करने जाता है पेशेंट तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती, उसे अनईजी लगने लगता है। ऐसे केसेस में भी ये देखा जाता है कि पेशेंट को ये लक्षण होते हैं हार्ट फेलियर। बहुत ज्यादा खांसी आना यानी परसिस्टेंट कफ, सांस लेते वक्त विसिल बजना यानी वीजिंग, और उससे जो स्पूटम निकल रहा है उसमें पिंक ब्लड होना, पिंकिश होना, ब्लड का कलर पिंकिश होना, ये भी एक साइन एंड सिम्टम है हार्ट फेलियर की। इस पिक्चर में हम समझ सकते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स जो हमें हार्ट फेलियर में देखने को मिलते हैं। पहला है अपना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दूसरा स्वेलिंग ऑफ फीट एंड लेग्स, तीसरा कोई भी एक्टिविटी करने की एनर्जी नहीं होना, चौथा रात में सोते वक्त हमें अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी एक सिम्टम होता है हार्ट फेलियर का। स्वोलन या टेंडर एब्डोमेन, एब्डोमेन एरिया में अगर टेंडरनेस है, उसी के साथ भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट कम हो गया है, तो ये भी एक सिम्टम होता है हार्ट फेलियर। बहुत ज्यादा कफ आना और उसके साथ फ्रॉदी स्पूटम आना, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्पेसिफिकली रात में, कंफ्यूजन या इम्पेयर्ड मेमोरी। कंफ्यूजन या इम्पेयर्ड मेमोरी ये थोड़ा कम देखने को मिलती है, बट फिर भी इसकी प्रेजेंस होती है एक हार्ट फेलियर के पेशेंट। जो साइन एंड सिम्टम्स हमने पिक्चर में बात किया, उन्हीं को अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसका फ्लूइड डिपोजिशन उसके लंग्स में होता है। अगर पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसका जो फ्लूइड डिपोजिशन होता है वो होता है एब्डोमेन में, लेग में और फीट में। इसीलिए ये सिम्टम हमें मिलते हैं कि अगर हमारे बेली एरिया में स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। बहुत रैपिड वेट गेन कोई कर रहा है तो ये भी एक रीजन हो सकता है हार्ट फेलियर का, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है। भूख न लगना, जी मिचलाना, कंफ्यूजन होना, ये भी कुछ साइन एंड सिम्टम होते। हार्ट फेलियर में अगर चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट तो ये एक सिम्टम होता है हार्ट अटैक की। चेस्ट पेन हो रहा है और हार्ट फेल हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये हार्ट अटैक के कारण हो सकता है। चक्कर आना या कमजोरी लगना, हार्ट बीट बहुत ही इरेगुलर होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ, तो ऐसे केसेस में या बहुत ही सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाना, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं हार्ट फेलियर के। कॉजेस, साइन एंड सिम्टम के बाद अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि किन फैक्टर्स से हार्ट फेलियर के होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। सबसे पहले है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर हमारी आर्टरीज नैरो है तो वो हमारे हार्ट की सप्लाई, ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई कम कर देती है, जिससे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है। अगर हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है पेशेंट को तो हार्ट फेलियर का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है और जो पंपिंग इफेक्ट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती।
अगर किसी को हार्ट वॉल्व डिजीज है, अगर हार्ट के वॉल्व प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे तो ये रिस्क बढ़ा देते हैं हार्ट फेलियर की। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन का है, यानी उसको हाई बीपी, तो हार्ट में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और उसी के साथ उसके जो काम होता है वो हार्डर हो जाता है, यानी टफ हो जाता है और बार बार उसे ओवर वर्किंग करनी पड़ती, जिसके कारण वहां से जो पंपिंग इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर किसी को इरेगुलर हार्ट बीट यानी एरिथमिया है, ऐसे केसेस में भी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं और ये लीड करती है रिस्क इंक्रीज कर देती हैं हार्ट फेलियर। कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कोई कंजेनाइटल डिजीज है जिसमें पेशेंट को बाय बर्थ कोई डिजीज है हार्ट की, यानी हार्ट डेवलप नहीं हुआ है, कोई पर्टिकुलर चैम्बर प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी ये रिस्क इंक्रीज कर देते हैं हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती। और जो पार्ट्स प्रॉपरली डेवलप है उनमें काम का लोड ज्यादा होता है, स्ट्रेस उनमें ज्यादा आता है, तो अल्टीमेटली वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। अगर किसी को डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ साथ अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी, तो रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को कोई भी मेडिकेशन अपने आप से बंद नहीं करनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कोई मेडिकेशन में चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसे डायबिटिक मेडिकेशंस भी है जैसे एवांडिया, एक्टोस, इनके कारण भी हार्ट फेलियर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। उसके बाद डायबिटीज मेडिकेशंस के अलावा भी कुछ ऐसे मेडिकेशंस है जैसे एनसेड्स है, कुछ ऐसी एनेस्थीसिया ड्रग्स हैं, कुछ हाई बीपी के ड्रग्स हैं, कैंसर के ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स हमें हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाती है, यानी इन ड्रग के कंजम्पशन या प्रोलॉन्ग कंजम्पशन से हार्ट में जो वीकनिंग शुरू हो जाती है, वहाँ की मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली ये रिस्क बढ़ा देते हैं हार्ट फेलियर। कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके जो हार्ट की मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, जिससे वहाँ बहुत चांसेस होते हैं या उसका रिस्क बढ़ जाता है हार्ट फेलियर का। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि पर्सन सोते समय कई बार लैक ऑफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करता है। अगर पेशेंट ऐसा फील कर रहा है तो उसकी हार्ट बीट्स इरेगुलर होने के रिस्क ज्यादा है और इन्हीं के कारण उन पेशेंट्स में हार्ट की वीकनिंग हो जाती है, वीक हो जाते हैं और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। कोई अगर प्रोलॉन्ग स्मोकिंग कर रहा है यानी चेन स्मोकर है या टोबैको का यूज कर रहा है तो ऐसे पेशेंट में भी रिस्क ज्यादा होता है हार्ट फेलियर या किसी भी तरह के हार्ट डिजीज होने की। ओबेसिटी यानी पेशेंट अगर ओबीज है, उसका जो बीएमआई है वो 30 से ज्यादा है, पेशेंट ओवरवेट है, बीएमआई 25 से ज्यादा है, तब पेशेंट को रिस्क ज्यादा होता है किसी भी तरह की हार्ट डिजीज डेवलप करने का और अल्टीमेटली वो रिस्क बढ़ा देते हैं हार्ट फेलियर। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनकी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनसे
रिस्क इंक्रीज हो जाता है हार्ट के डैमेज होने का। साथ ही वहाँ की मसल्स डैमेज हो जाती हैं हार्ट की, इसलिए हार्ट के फेलियर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। हार्ट के रिस्क फैक्टर्स जानने के बाद अब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हार्ट फेलियर के कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करते हैं कि हार्ट की डिजीज की सिवियरिटी कितनी, और उसी के साथ साथ कुछ अन्य फैक्टर्स भी, कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, पेशेंट की एज कितनी है। इन सब फैक्टर्स के बाद हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता कर सकते हैं। जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है किडनी डैमेज या रीनल फेलियर। हार्ट फेलियर होने के कारण जो ब्लड फ्लो होता है किडनी में वो कम हो जाता है, जिसके कारण किडनी फेलियर हो सकता है अगर हार्ट फेलियर को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया या ट्रीट नहीं किया गया। साथ ही रीनल टेस्ट भी होना जरूरी। किडनी डैमेज अगर हार्ट फेलियर के कारण हुई है तो वहां पे डायलिसिस भी करवाया जा सकता है पेशेंट। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है तो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम भी आ सकती है। हार्ट के वाल्व अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि उनका नॉर्मल फंक्शन है कि वो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट में फ्लूइड को फ्लो करने देते हैं, तो अगर उनमें प्रॉब्लम आ गई है हार्ट वाल्व में तो वो मल्टी डायरेक्शनल हो जाते और वहाँ के वीक हो जाती है मसल्स। साथ ही हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ता है क्योंकि हार्ट पहले ही फेल हो चुका है। हार्ट की रिदम प्रॉब्लम यानी हार्ट रिदम प्रॉब्लम से भी हार्ट, अगर हार्ट फेलियर हुआ है तो किसी को हार्ट के रिदम प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। लीवर डैमेज, हार्ट फेलियर होने के कारण वहाँ का जो फ्लूइड बिल्डअप वो बढ़ जाता है, जिससे जो प्रेशर है वो लीवर पे ज्यादा होता है और इस फ्लूइड के डिपोजिशन के कारण वहाँ पे स्कैरिंग होती है और लीवर को भी फंक्शन करने में डिफिकल्टी होने लगती है, जिससे उसका भी जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। हार्ट कॉम्प्लिकेशंस के बाद अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। जनरली कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने से हार्ट फेलियर को प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि स्मोकिंग को क्विट करके। अगर हम स्मोकिंग ना करें या हम स्मोकिंग जैसी हैबिट से दूर रहें तो हार्ट फेलियर से बचा जा सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन जैसे हाई बीपी या डायबिटीज, इन कंडीशंस को अगर अंडर कंट्रोल रखा जाए या इन कंडीशंस को आने ही न दिया जाए, पेशेंट बहुत फिजिकली एक्टिव रहे, पेशेंट जो सॉल्ट इनटेक कर रहा है वो रेगुलेटेड हो, वो एक फिक्स अमाउंट में हो, पेशेंट अपने वेट को कंट्रोल में रखे। ऐसे पेशेंट जो अपने वेट कंट्रोल में रखते हैं, जो सॉल्ट इनटेक या सॉल्ट कंजम्पशंस को कम रखते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उन पेशेंट्स में हाई बीपी या डायबिटीज जैसी सिचुएशन नहीं आती। और अगर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं तो पेशेंट हार्ट फेलियर से बच सकता है। फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है हार्ट की किसी भी डिजीज से बचने के लिए। यानी हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने आप को एक्टिव करना चाहिए। एक्टिव करने का मतलब है कि अपने आप को एटलीस्ट किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है।
वो एक 30 मिनट की वॉक भी हो सकती है या फिर एक कोई ही वर्कआउट हो सकता है। मेनली कार्डियो एक्टिविटीज या कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज हमारे हार्ट की स्ट्रेंथनिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसीलिए कार्डियो एक्टिविटीज करने वाले, लॉन्ग टर्म रनिंग करने वाले, कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहने वाले जो एथलीट होते हैं, उनमें हार्ट फेलियर के चांसेस कम होते हैं। अपने खान पान में जरूरी बदलाव ला, यानी हेल्दी फूड खा के भी हम हार्ट फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारे डाइट पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल रखना पड़ेगा। कम ऑयली फूड खाएं, नमक कम खाएं, शुगर का इंटेक कम से कम रखें। तो इन सब चीजों के कारण, और सही टाइम पे अपना खाना खाएं। मील्स को एक बार या 3 बार में खाने से अच्छा है उसको एटलीस्ट 5 to 6 मील्स में डिवाइड कर दे। हर 2-2 घंटे में कुछ खाएं, हेल्दी, लेकिन हेल्दी फूड खाएं। तो हम हार्ट फेलियर जैसी कॉम्प्लिकेशन या हार्ट फेलियर जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस से बच सकते हैं। अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं, अपने डाइट को प्रॉपर रख रहे हैं, तो हम एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में कामयाब होते हैं। और जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में भी बात किया, ओबीज पेशेंट या ओवरवेट पेशेंट्स में हार्ट फेलियर के रिस्क ज्यादा होते हैं। हमें अपने आप को स्ट्रेस से दूर करना है, यानी स्ट्रेस तो आएगा लेकिन हमें उनको मैनेज करना सीखना है। और अगर हम किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो हमारे बॉडी से हैप्पी हार्मोन जिन्हें यानी कॉर्टिसोल्स, ये सब रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन रिलीज होने के कारण जो, या एंडोर्फिन्स के रिलीज होने के कारण हमारे बॉडी में ये एबिलिटी हो जाती है, या हम जो आने वाली जो स्ट्रेस है या जिस स्ट्रेस से हम डील कर रहे हैं, उन स्ट्रेस से फाइट करने में हमें हेल्प मिलती है। लेकिन उसके लिए हमें किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है। हार्ट फेलियर प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की बहुत जरूरत है। हर 5 में से एक पर्सन हार्ट फेलियर डेवलप कर ही लेता है। इसका जो मेन रीजन है, क्योंकि अब के टाइम में सभी सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम में है, अपने लैपटॉप अपने सिस्टम में ही बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों में फिजिकल एक्टिविटी की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई। वो तभी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, वो वॉकिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, अगर हम इन्वॉल्व रहे, तो हमारी इन सब डिजीजेस से फाइट करने में हमें हेल्प मिलती। प्लस हमारा वेट बहुत ही हेल्दी रहता है। हम नॉर्मल बीएमआई में रेंज के रहते हैं। हम अगर अपनी जो सोशल हैबिट्स है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इन हैबिट्स को कंट्रोल कर ले या धीरे धीरे कम कर दे, तो भी हार्ट फेलियर से बचा जा सकता है। अपने डाइटरी चेंजेस करके अगर हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, तो भी इन कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस से बचा जा सकता है। और जितना कम से कम हो हम मेडिकेशंस पे डिपेंड, और मेडिकेशंस पे हम कम से कम तभी डिपेंड होंगे जब हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, हमारी डाइट पैटर्न बहुत हेल्दी होगी, हम किसी भी सोशल हैबिट में कम से कम इन्वॉल्व होंगे।
एक हार्ट हेल्दी डाइट में जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो होल ग्रेन होनी चाहिए, यानी साबुत अनाज होने चाहिए, फ्रेश फल और सब्जियां होनी चाहिए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो बोनलेस चिकन या फिश में इन्वॉल्व हो, उनको बोनलेस या स्किनलेस फिश ही खाए। सोडियम इंटेक कम से कम रखें, अपने आप को रेड मीट के कंजम्पशन से लिमिट रखें। कुछ पोर्शन में, बहुत कम पोर्शन में या स्मॉल पोर्शन में नट्स और सीड्स खाएं, लेग्यूम्स लें, और जो फैट डेयरी प्रोडक्ट, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनसे बचें, यानी हमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में रहना। इन सब डाइटरी चेंजेस करने के बाद हम हार्ट फेलियर जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस या हार्ट डिजीजेस से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।